नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपका और श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद अबू धाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला 2020 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल से ऑस्ट्रेलिया के करारा में खेला जाएगा। माले में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में कल दूसरे मैच में भारत का सामना श्रीलंका से। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कारों में 8 अलग अलग वर्गों में भारतीय खिलाड़ियों और कोच ने बाजी मारी। सबसे पहले बात करते हैं IPL क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद अबू धाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बैंगलोर ने प्लेऑफ में अपनी जगह पहले ही सुरक्षित कर ली है। तालिका में 12 मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंक लेकर बैंगलोर तीसरे स्थान पर है। हैदराबाद 4 अंकों के साथ तालिका में सबसे नीचे है। क्या कुछ होने वाला है आज के मैच में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज। प्ले ऑफ में अपनी जगह सुरक्षित करने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB टॉप 2 में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए आज IPL में लगातार हार से पस्त सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। अपने पहले IPL खिताब की कवायद में लगा RCB अभी 12 मैचों में 16 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स 20 अंक के साथ शीर्ष पर है, जबकि उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स का नंबर आता है। सनराइजर्स पर जीत से RCB का शुक्रवार को दिल्ली के खिलाफ होने वाले लीग चरण के अंतिम मैच से पहले मनोबल बढ़ेगा। अगर RCB अपने दोनों मैच जीत लेती है तो उसके 20 अंक हो जाएंगे और उसके पास टॉप 2 में पहुंचने का मौका होगा। दूसरे चरण के शुरू में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई से हारने के बाद RCB ने अच्छी वापसी की और लगातार 3 मैच जीतकर प्ले ऑफ में जगह बनाई। विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम जीत का अपना ये अभियान जारी रखने की कोशिश करेगी। कोहली अभी तक बड़ा स्कोर नहीं बना पाए हैं, लेकिन वे अच्छी लय में दिख रहे हैं। उनके साथ युवा ओपनर देवदत्त पडिक्कल ने भी अच्छी भूमिका निभाई है, लेकिन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। उन्होंने पिछले मैच में लगातार तीसरा अर्धशतक जमाया था। मैक्सवेल ने 33 गेंदों पर 57 रन बनाए, जिससे RCB ने 7 विकेट पर 164 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसका उसके गेंदबाजों ने आसानी से बचाव किया। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लगातार हार से प्ले ऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है। उसने 12 मैचों में से केवल 2 में जीत दर्ज की है और वो तालिका में अंतिम स्थान पर है। अब वो बाकी बचे मैचों में सांत्वना जीत के लिए उतरेगी। दूसरे चरण में वो 5 मैचों में केवल 1 ही जीत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दर्ज कर पाई है। बल्लेबाजी उसका कमजोर पक्ष बनकर उभरा है। वहीं हैदराबाद के पास कई ट्रम्प कार्ड हैं, जो फिलहाल कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उन्हें उमरान मलिक नाम का युवा पेसर मिला है, जो अपनी गति से फर्क पैदा कर सकता है। उमरान ने पिछले मैच में 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से कुछ गेंदें डाली थीं। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। स्पोर्ट्स स्कैन, मनोज। जी हां, देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। और अगर हम अबू धाबी की पिच की बात करें तो किस तरह का आप रुझान देखते हैं? बल्लेबाजों को काफी फेवर करती है वहां पे पिच। देखिए, अगर यूएई की तीनों पिचों पर हम गौर करेंगे तो सिर्फ एक शारजाह की पिच है कि जो बल्लेबाजों को उस तरह से मदद नहीं कर रही है, जहां पर कि बहुत कम स्कोर बन रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि राजस्थान रॉयल्स केवल 90 रन पे सिमट गया था। लेकिन ओवरऑल T20 को कहा जाता है कि वो बल्लेबाजों का खेल है और उसमें अगर लप्पेबाजी न हो और बड़ा स्कोर न बने तो दर्शक भी या फिर जो उसके प्रशंसक हैं वो भी उस तरह से नहीं देखते उसको कि एक मनोरंजन के लिहाज से देखा जाए। तो अब सिर्फ मनोरंजन सिर्फ पिच तक सीमित नहीं है। ये किसी हद तक आंकड़े जो अंक तालिका में जो समीकरण बन रहे हैं, जो अगर मगर की स्थिति बन रही है, क्योंकि 3 टीमें ऑलरेडी
तय कर चुकी हैं। जैसे कि अभी बताया था कि दिल्ली कैपिटल्स है, चेन्नई सुपर किंग्स है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, तीनों की जगह प्ले ऑफ में तय हो गई। लेकिन प्ले ऑफ में एक और नहीं, प्ले ऑफ में भी एक बड़ा ट्विस्ट है जी। वो ट्विस्ट ये है कि जो टॉप पर 2 टीमें रहेंगी उनको फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलेंगे जी। 2 बार वो क्वालिफायर खेलेगा। तो ऐसे में कोई भी टीम चाहेगी कि वो शीर्ष 2 में रहे ताकि उसको फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलेंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स काफी हद तक अपना पहला नंबर तय कर चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई के बीच दूसरे नंबर के लिए जो वो है उसके लिए काफी मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा, क्योंकि अगर आरसीबी अगर अपने दोनों मैच जीत जाता है तो उसके पास चांस होगा कि वो टॉप 2 में पहुंच जाए। और चेन्नई को कल पंजाब किंग्स के साथ खेलना है। पंजाब किंग्स ये कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव वाला प्रदर्शन रहा उसका, एक निरंतरता उनके प्रदर्शन में नहीं रही। तो कहीं ना कहीं वो उलटफेर भी कर सकता है। उलटफेर करेगा तो धोनी की टीम को फिर तीसरे नंबर एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा जी। अब यहाँ से अगर हम आज के मैच के ऊपर एक नजर डालें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है उसकी जो स्थिति है इस समय आरसीबी की तीसरे नंबर पर काबिज टीम है। और जैसा कि आज का उसका सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि टॉप 2 में शुमार हो जाना, और इसके लिए वो अपनी जीत के अंतर को भी बढ़ाने की कोशिश करेगी। और अगर हम हैदराबाद की बात करें तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन समीकरण बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसी टीम जो लास्ट में रहती है और उसकी प्लेऑफ के लिए अब कोई संभावना नहीं है, तो वो जब ऐसी टीमें जब मैच खेलती हैं तो क्या कुछ चल रहा होता है खिलाड़ियों के मन में? देखिए, अमूमन होता ये है कि जो भी टीम इस तरह की स्थिति में होती है उसके खिलाड़ी हों या फिर जो भी कोच वगैरह हैं वो बिना किसी दबाव के खेलते हैं। एक तरह से वो अपने खिलाड़ियों को ये संदेश देते हैं कि आप बेफिक्र होकर खेलिए। और मुझे लगता है कि यही सब, ये भी साथ साथ में ये भी है कि कहीं ना कहीं वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए या कि ये कहें कि थोड़ा सा, क्योंकि उनका अंतिम स्थान तो तय है कि वो अंतिम स्थान पर रहेंगे, लेकिन यह है कि कुछ अंक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने कहा समीकरण बिगाड़ देंगे, तो मुझे लगता है कि वहां पर जहां पर बेफिक्री हो जाती है ना और वो मस्त होके खेलेंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरी टीम के पर भारी पड़ सकता है। लेकिन ये कम नहीं मानना चाहिए कि आरसीबी का जो है शीर्ष क्रम बहुत बढ़िया है। कोहली हैं, पर्टिकल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मैक्सवेल लगातार इस पूरी सीजन में चाहे वो पहला चरण हो या दूसरा चरण बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। यहां तक कि एवी डिविलियर्स को बहुत कम खेलने का मौका मिला है। और भरत को नहीं भूलना चाहिए, श्रीकर भरत, जो एक तरह से उनके ओपनर और उनके जो मध्यक्रम के दोनों बल्लेबाज हैं मैक्सवेल और डिविलियर्स के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं जी। तो ओवरऑल उनकी टीम काफी अच्छी है। और यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे बिखराव सा है सनराइजर्स में। उसके पास जॉनी बियरस्टॉ नहीं है तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है उनके पास, और डेविड वार्नर नहीं चले, वो अंतिम एकादश में जगह नहीं बना पा रहे हैं। तो एक तरह से लगता है कि उनका जैसन होल्डर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन या राशिद खान अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार नहीं चल पा रहे हैं। तो 1-2 खिलाड़ियों से मैच जीते नहीं जाते हैं। ये टीम गेम है और यहाँ पर आपको पूरी टीम को ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बिल्कुल। तो ये तो बात थी आज की मैच की, और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो दिल्ली कैपिटल्स है और चेन्नई सुपर किंग्स है और आरसीबी है, ये 3 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने प्लेऑफ में जगह बना ली है। शीर्ष 3 टीमें हैं, चौथी टीम का चुनाव होना है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब आईपीएल में चौथा जो प्लेऑफ है वो किसे मिलता है, और इसके बाद टीमें जो है किस तरीके से प्रोग्रेस करती हैं आगे, जो है क्या क्या जो एलिमिनेशन राउंड है या दूसरे राउंड्स में क्या कुछ देखने को मिलता है। देखिए, जो विशेषकर अभी मेन मुद्दा यही है कि चौथी टीम कौन होगी, और उसमें केकेआर सबसे आगे है। केकेआर इसलिए आगे है कि उसे कल अपना मैच रॉयल्स से खेलना है। रॉयल्स की टीम का वही है कि कभी वो 190 का आराम से चेज कर लेती है आसानी से, ऐसा लगता है कि इनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, और अगले दिन वो 90 रन पे आउट हो जाती है। तो ऐसी टीम को जो ये कह सकते हैं कि जिनके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ऐसी टीमें कभी भी उलटफेर कर सकती हैं। तो केकेआर अगर कल जीत जाता है तो उसके 14 अंक हो जाएंगे, और जो भी टीम 14 अंक बनाएगी उसमें अगर 2 टीमें हो गई तो वहां पर नेट रन रेट देखा जाएगा। और अभी केकेआर का नेट रन रेट जो है पॉजिटिव में है, प्लस में है। और जो बाकी टीमें हैं जैसे मुंबई इंडियंस के अभी चांस है, मुंबई इंडियंस के चांस है, लेकिन उसका नेट रन रेट अच्छा नहीं है। ऐसे में ये मुंबई के पास ये थोड़ा सा ये पॉजिटिव है कि उसको शुक्रवार को जब मैच खेलना है तो उसके पास एक आंकड़ा होगा कि उसे इतने ओवर में ही अगर चेज करना है तो इतने ओवर में ही चेज करना है। और अगर अगली टीम को पहले
अगर वो पहली बल्लेबाजी करते हैं तो इतने रन बनाने हैं और अगली टीम को इतने रन के अंदर रोकना है ताकि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सके। हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ सामने मुंबई इंडियंस के सामने उसका रोड मैप होगा कि किस तरीके से उन्हें चलना है और किस तरीके से खेलना है, सो दैट कि वो इस रेस में बने रहें। लेकिन मुंबई के पास अगर जिस हिसाब से केकेआर प्रदर्शन कर रहा है और जिस तरह से अभी तक उनके नेट रन रेट में अंतर है, अगर आपके पास बड़ा अंतर आ जाता है कि आपको किसी टीम को खिलाफ आपको 250 रन बनाने हैं और उसको 100 रन के से कम के अंतर पर आउट करना है, इस तरह के अगर समीकरण बनते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो बात थी आईपीएल की। क्रिकेट में ही बात करते हैं महिला 2020 मैच की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला 2020 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल से ऑस्ट्रेलिया के करारा में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला का ये पहला मैच होगा और भारतीय महिला टीम के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। शानदार प्रदर्शन कर रही है ऑस्ट्रेलिया में और जिस तरह से खिलाड़ियों का दमखम है, क्या कुछ लगता है कल के मैच में क्या होने वाला है? देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उसके कह सकते हैं कि उसकी मांद में जाकर अगर किसी महिला क्रिकेट टीम ने चुनौती दी है तो भारतीय महिला टीम है। वो लगातार 26 मैच जीत चुकी थी वनडे में। आपने देखा होगा कि एक मैच जिसमें झूलन गोस्वामी आखिर में 9 बॉल कर देते हैं तो वो किसी तरह से हम गंवा बैठे थे, लेकिन हमने अगले मैच में जीत दर्ज करके उनका वनडे में अभियान थामा। जब दिन रात्रि टेस्ट मैच जो ये कह सकते हैं कि गुलाबी गेंद का टेस्ट मैच था, उसमें हमारे बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और जिस हिसाब से ये कह सकते हैं कि स्मृति मंधाना ने वहां सेंचुरी मारी और शेफाली वर्मा लगातार अच्छा खेल रही हैं। वो वनडे में 1-2 पारियां उन्होंने अच्छी नहीं खेली, लेकिन यहां पर जिस हिसाब से उन्होंने टेस्ट मैचों में बहुत अच्छी पारियां खेली तो वहां से उनका मनोबल बढ़ा होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, वो वापसी कर चुके हैं। वो अंगूठे की चोट के कारण न तो वनडे में खेल पाई थी न टेस्ट मैच में खेल पाई थी। तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक मजबूत बल्लेबाजी है। हमारे पास अभी ठीक है कि वनडे और टेस्ट मैच में जेमिमा नहीं खेली थी, जेमिमा रोड्रिक्स, लेकिन जेमिमा जब 100 में खेल रही थी, जो इंग्लैंड का अभी एक पहली बार इंग्लैंड में आयोजित किया गया था टूर्नामेंट, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी पारियां खेली। एक पारी उनकी 90 रन से भी अधिक की थी, तो वो फॉर्म में है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो, और यहां पर भारत के पास यास्तिका भाटिया बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ऋचा घोष जो विकेट कीपर है हमारी, उन्होंने जिस हिसाब से बहुत अच्छी और ये कह सकते हैं कि आक्रामक रवैया दिखाया है, तो ये कह सकते हैं कि हमारी बल्लेबाजी अब एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। अब पहले हम ये होता था कि हरमनप्रीत कौर पर कुछ ज्यादा निर्भर रहते थे, मिताली खेलती हैं तो मिताली पर निर्भर रहते हैं या फिर स्मृति पर खेलती हैं। हमारा अगर एक बल्लेबाज नहीं चलता है तो दूसरा बल्लेबाज तैयार है। और गेंदबाजी में भी मतलब ये कह सकते हैं कि हमारी विविधता आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि चुनौती दे सकते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलराउंडर अधिक है, ऑस्ट्रेलिया के पास एलिस पेरी है और मुझे लगता है कि मैग्रा को खेलने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक रोमांचक मुकाबला होगा। और T20 में वैसे भी आप किसी टीम के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जी हाँ, किसी भी टीम के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का फॉर्म जो इंडियन प्लेयर्स का है, भारतीय महिला टीम जिस तरह का दमखम ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर दिखा रही है, निश्चित तौर पर काफी उम्मीदें हैं और हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं भारतीय महिला टीम को। क्रिकेट पे ही बात करते हैं मुश्ताक अली 2020 टूर्नामेंट की। गत चैंपियन तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली 2020 टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। तमिलनाडु की टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक होंगे, जिनके नेतृत्व में टीम ने पिछली बार जीत हासिल की थी। टीम में कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिनमें BI सुदर्शन और P सरवण कुमार के नाम शामिल हैं। ऑलराउंडर विजय शंकर टीम के उपकप्तान होंगे और T नटराजन के अलावा वाशिंगटन सुंदर भी शामिल होंगे। अनुभवी N जगदीशन जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ IPL के दूसरे चरण में शामिल हैं और B अपराजित, साथ ही M शाहरुख खान को भी लिया गया है टीम में। तो इस तरह से जो तमिलनाडु की जो टीम है वो घोषित कर दी गई है। और क्या कहेंगे धर्मेंद्र इस पर? देखिए, जिस हिसाब से जो आपने टीम बताई उसमें देखिए दिनेश कार्तिक तो बेहद अनुभवी खिलाड़ी हैं ही और KKR के कप्तान रहे हैं। अभी उनकी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मध्यकर में और विकेट कीपिंग, विकेट के आगे और विकेट के पीछे की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। तो और जिस हिसाब से बाबा अपराजित को, मुझे नहीं लगता कि बाबा अपराजित को क्यों IPL के उसमें उनको नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वो ये कह सकते हैं कि ऑलराउंडर हैं। शाहरुख खान
शाहरुख खान ने पिछले जो आईपीएल में पिछले बार जो पंजाब किंग्स से मैच खेला था उसने अपने जलवे दिखाए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि कई स्थानीय खिलाड़ी चमक जाते हैं, और आईपीएल के लिए जब अगला सत्र शुरू होगा तो उसके लिए जब भी नीलामी होगी तो वहां पर इन खिलाड़ियों को मौका मिल जाता है। और अब बात करते हैं हॉकी की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कारों में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद हॉकी स्टार अवार्ड्स 2020-21 में भारत का झंडा बुलंद किया है। 8 अलग अलग वर्गों में भारतीय खिलाड़ियों और कोच ने बाजी मारी। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता, जबकि पुरुष वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने बाजी मारी। इनके अलावा सविता पूनिया और PR श्रीजेश ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता। वहीं शर्मिला देवी ने महिला वर्ग में, विवेक प्रसाद ने पुरुष वर्ग में उभरते हुए खिलाड़ी यानी राइजिंग स्टार का अवार्ड जीता। इनके अलावा सोडमारी ने महिला टीम के श्रेष्ठ कोच और ग्राहम रीड ने पुरुष टीम के श्रेष्ठ कोच का अवार्ड अपने नाम किया। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से FIH के वार्षिक पुरस्कारों का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल के अवार्ड में जनवरी 2020 से टोक्यो ओलंपिक के प्रदर्शन को ध्यान में रखा गया। वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत 23 अगस्त को हुई थी और ये 15 सितंबर तक चली। वोटिंग में दुनिया भर के खेल प्रशंसकों और राष्ट्रीय संघों और मीडिया के भी मत शामिल किए गए थे। इस बार की वोटिंग में दुनिया भर में रिकॉर्ड 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। और धर्मेंद्र, अगर हम देखें तो भारतीय खिलाड़ियों का जलवा जो है हॉकी में वो दिखाते रहे हैं ओलंपिक के बाद। अब जो FIH अवार्ड्स हैं वो सारे अवार्ड भारतीयों को मिले। निश्चित तौर पर ये भारतीय हॉकी के लिए अच्छी खबर है, और इस तरह के अगर अवार्ड भारतीय खिलाड़ियों को मिलते हैं तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब एक टीम अगर कांस्य पदक जीतती है ओलंपिक में और एक टीम अगर चौथे स्थान पर रहती है और उसके सारे अवार्ड वो क्लीन स्वीप करती है तो भौहें, जो कह सकते हैं ना कि वो भौहें तन गई, वो तनना भी जरूरी है, लाजमी है, कह सकते हैं कि वो उस तरह का, वो जिस तरह से बेल्जियम ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम ने स्पष्ट तौर पर निराशा जताई है। उसने कहा है कि जिस तरह की वोटिंग प्रक्रिया है उससे वो सहमत नहीं है। लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते कि आप भारत का दोष है, क्योंकि जो उनकी वोटिंग प्रक्रिया है उसमें यह है कि कप्तान और कोच प्रत्येक संघ का वोट करेगा वहां पर, और 50% जो वोटिंग में जो गणना होगी 50% प्रत्येक एसोसिएशन के जो वोट होंगे उसमें देखे जाएंगे। 25% जो होंगे फैंस के और खिलाड़ियों के, और 25% मीडिया के वोट गिने जाएंगे। ऐसे में अगर वोटिंग ज्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं भारत को फायदा हुआ। दूसरी चीज यह है कि बेल्जियम यूरोपीय देश है, और यूरोप से अगर 42 सदस्य हैं और 42 में से केवल 19 सदस्य वोट में भाग लेते हैं, एशिया में 33 सदस्य हैं, 29 भाग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को उसका भी फायदा मिला। और मुझे नहीं लगता कि बेल्जियम को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने जो हॉकी में प्रदर्शन किया है वो इस अवार्ड के सबसे प्रबल दावेदार हैं। इस बीच भारतीय हॉकी टीम अगले वर्ष बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेगी। कोविड महामारी और भारत से आने वाले यात्रियों के साथ भेदभावपूर्ण क्वारंटीन नियमों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। माले में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में कल दूसरे मैच में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला था। भारत को बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मैच में निराशा हाथ लगी, जिसके खिलाफ उसने ज्यादातर समय दबदबा बनाया हुआ था और कप्तान सुनील छेत्री की बदौलत बढ़त भी हासिल कर ली थी, जिसे देखते हुए उसे जीत दर्ज करते करते थोड़ी दूर पे हम रह गए। भारतीय टीम टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करने के लिए से चूक गई थी, लेकिन इस बार वो बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। श्रीलंका के खिलाफ उसने रिकॉर्ड 7 बार जीत हासिल की है। धर्मेंद्र जी, और सबसे बड़ी बात है कि सुनील छेत्री 1 गोल और कर लेंगे तो महान पेले की बराबरी कर लेंगे। ये एक बड़ा आंकड़ा है, कल के मैच में देखने लायक है। और जैसे कि आप पिछले मैच में भी उन्होंने गोल किया था और आपने कहा था कि 7 मैच उन्होंने श्रीलंका से जीते हैं, तो पूरी उम्मीद है कि भारत एक अच्छी जीत दर्ज करेगा। बिल्कुल। तो श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। धर्मेंद्र, आप स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर आपने विशेषज्ञ राय साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तहे दिल से आभार। श्रोताओं, कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।